नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। इंदौर के गांधीनगर स्थित नरीमन परिसर में रहने वालों को मेंटेनेंस की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जहां मामले में इंदौर कलेक्टर ने समस्याओं के जल्द समाधान करने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैट मिलने में देरी हो रही है। खासकर नरीमन परिसर गांधीनगर में यहाँ के निवासियों को मेंटेनेंस की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है और कई लोग प्लॉट लेकर इंदौर से बाहर रहते हैं। इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि योजना के क्रियान्वयन में देरी, निर्माण में कमियां और स्थानीय प्रशासन की ओर से समर्थन की कमी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रधानमंत्री आवास नरीमन परिसर गांधीनगर का मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और उन्होंने इस मामले में जांच करने की बात कही है। जी हाँ, देखिए, उस पे जब सुनवाई में लोग आए थे उस संबंध में, चूंकि बीच में एजेंसी टर्मिनेट हो गई थी जिसकी वजह से काम बंद था, वापस टेंडर करके एजेंसी को ऑनबोर्ड कर लिया गया है। बहुत जल्दी ही उनको पूरा कराया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम को जनवरी 2024 में इंदौर कलेक्टर ने क्रिकेट खेलने हेतु 5 किट प्रदान की थी, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश दिव्यांग टीम की कप्तान इंदौर कलेक्टर के पास पहुंची। इस दौरान उन्होंने इंदौर कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा कि जो किट जिला प्रशासन ने प्रदान की थी उसमें से 2 किट ऐसे खिलाड़ियों के पास है जिन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स का चयन कर लिया है और अब वह उन्हें किट प्रदान नहीं कर रही हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट होना है, जिसके लिए क्रिकेट किट की आवश्यकता है और ऐसे में कुछ खिलाड़ियों ने क्रिकेट किट को अपने पास रखा है। वहीं इंदौर कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि उन्हें संबंधित अधिकारी से बात करके उन्हें किट उपलब्ध कराई जाएगी। फिर ये शिकायत मैं लेके ऐसी आई हूँ कि यहाँ से सर ने किट दी थी हमें अगले साल, तो 13 लड़कियों को दी थी, जिसमें 2 लड़कियां सर जी जो दे नहीं रही है। अगर अदर स्पोर्ट में चले गई वो, अब हमारा टूर्नामेंट आ गया, कल हमें भोपाल पहुंचना किट लेके, और किट वो 2 किट लेके बैठी हैं। अभी सर के पास आवेदन तो दे दिया है मैंने। सर ने बोला है कि स्पोर्ट्स अधिकारियों को हम फोन लगाएंगे, वो दे देंगे। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन नई सरकार का कोई अता पता नहीं है। अकेले भाजपा को 288 के सदन में 132 सीटें मिली हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 13 सीटें कम, लेकिन उसके गठबंधन को 3/4 से ज्यादा का बहुमत हासिल हुआ है। भाजपा की दोनों सहयोगी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी घोषित तौर पर कह चुकी है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा और वह जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, यानी कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बावजूद भाजपा में उसका सर्वशक्तिमान नेतृत्व अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाया है, या यूं कहें कि उसे महाराष्ट्र के लिए अभी तक कोई भजनलाल शर्मा या मोहन यादव नहीं मिला है। उधर महाराष्ट्र की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को ही खत्म हो चुका है, लेकिन राज्य को अभी तक नई सरकार नहीं मिली है और ना ही राष्ट्रपति शासन लगा है। एकनाथ शिंदे काम चलाऊ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिला होता और उसने 26 नवंबर तक अपने मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं किया होता तो सरकार नहीं बनाई होती, तो राज्यपाल की ओर से संवैधानिक प्रावधान का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा चुकी होती। केंद्र सरकार भी उस सिफारिश को फौरन स्वीकार कर राष्ट्रपति शासन लगा देती और सरकार का पालतू मीडिया विपक्षी गठबंधन में मतभेदों की नई नई मनोहर कहानियां सुना रहा होता। एमपी पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना बतौर डीजीपी सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना, डिसिप्लिन तथा रूल ऑफ लॉ का अधिक कड़ाई से पालन कराने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगी। नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाकर पहले से अधिक सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीजीपी ने बताया कि 2028 में होने वाले संघर्ष की तैयारियां बड़ी चुनौती होंगी। मैदानी पुलिस को अधिक मजबूती देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार की जाएगी। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क का विस्तार करने पर उनका फोकस है। अभी आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया है और अलग अलग शाखाओं का मैं शीघ्र ही रिव्यू प्रारंभ करूंगा। चूंकि करीब 3 वर्षों से मैं पुलिस मुख्यालय से बाहर था, तो लेटेस्ट मुझे अपने आप को ही अपडेट करना होगा कि बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। मेन फोकस जो आप प्राथमिकताओं का जो बोल रहे हैं, मेरा रहेगा बेसिकली कि पुलिस फोर्स को कैसे और बेहतर प्रोफेशनल बनाएं,
कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएं, कैसे अकाउंटेबल बनाएं, ये मेन फोकस रहेगा। कल्याण की बातें बीच में काफ़ी हुई हैं पूर्व में भी, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। जो राज्य शासन की प्राथमिकताएं हैं उन्हें निश्चित रूप से प्रायोरिटी पर रहेंगी। जो मेरा एक और फोकस रहेगा डिसिप्लिन, क्योंकि पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स है और पूरे फोर्स से अपेक्षा की जाती है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे। रूल ऑफ लॉ, ये हम सभी को, सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग पीरियड से ही सिखाया जाता है कि कानून के मुताबिक काम करें। प्राथमिकताओं में जब हम देखते हैं तो आगे आने वाले समय में सिंहस्थ 2028 जो उज्जैन में आयोजित होगा, वो एक मेगा इवेंट है और बहुत बड़े पैमाने। अभी 2 वर्ष पूर्व ही उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि धार्मिक श्रद्धालुओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीच में एक समय आया था जो सारे देश के धार्मिक स्थलों से भी अधिक संख्या में वहां पर दर्शनार्थी आए हैं। कॉरिडोर बनने के बाद में ये पहला सिंहस्थ होगा। तो निश्चित रूप से पूर्व सिंहस्थ जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे 2016 में हुआ हो, 2004 में हुआ हो, उन सब से ज़्यादा भीड़ इस बार आएगी। तो हमें पुलिस को मजबूत करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि मैं 2004 में जब डीआईजी इंटेलिजेंस था उस समय सिंहस्थ का नोडल ऑफिसर भी था। तो फॉर्चुनेटली मुझे उस चीज़ को नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हमें अपने पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देने में लगता है कि उनको किस तरह का कर्तव्य निर्वहन करना है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य में बेटियों के साथ अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त है और 11 महीने में सरकार ने 30 बार कर्ज लिया है, जिससे हर नागरिक पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है। कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और आरोप लगाया कि 73 सरकारी योजनाएं बंद की गई। साथ ही मंत्री विधेयकों के बयानों ने सरकार को घेर लिया है और किसानों के साथ झूठे वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने 50% कमीशन और सरकारी ट्रांसफर पोस्टिंग धंधे का भी आरोप लगाया है और उज्जैन में हुए घोटालों का मामला उठाया। इंतजार किया, अब चूंकि हम विपक्ष में हैं, हमें जो बहनों ने या प्रदेश की जनता ने जो निर्देश दिए वो क्या दिए? वो ये दिए हैं कि आप विपक्ष में हमारी आवाज़ उठाओ। तो हमारी ड्यूटी है उन बहनों के 3000 की लड़ाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते लड़े। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि ये कर्ज लेने में पारंगत सरकार है, पर घंटे 120 करोड़ रुपए कर्ज लेती है, पर घंटे 120 करोड़ रुपए। इसका करते क्या है? इस कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं। एक भी 45,000 करोड़ रुपए में इनोवेटिव काम जो प्रदेश के लिए लाभ हो, इन्होंने कितना झूठ बोला, कितना झूठ बोला, कितना झूठ बोला। इस बात का एहसास इससे ही होता है कि लगभग 4,20,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है मध्य प्रदेश, और हमारा बजट लगभग बोलने के लिए, बताने के लिए 3,65,000 करोड़ का है, पर ओरिजिनल में 2 लाख करोड़ का है। यानी जितना बजट है उससे डबल कर्ज। ये पहली सरकार है, और ये चूंकि विपक्ष का होने के नाते हम इस आवाज़ को नहीं उठा रहे। ये आरबीआई ने भी इनको कई बार कहा कि अब आप कर्ज की सीमा से ज़्यादा ले रहे हैं। ये बाजार से कर्ज लेते हैं, ये बैंकों से कर्ज लेते हैं, अपनी संपत्तियां गिरवी रख के कर्ज लेते हैं, कर्ज के नए नए तरीके खोजते हैं। मतलब अधिकारियों को इसी काम पे लगाए कि कर्ज कैसे मिले इसका ध्यान रखें। पर इस कर्ज को लेते हैं तो करते क्या हैं? इस कर्ज को लेते हैं तो अल्टीमेटली हवाई जहाज का 3,000 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया पर महीने हवाई जहाज का, 3,000 रुपया, 3 करोड़ रुपया पर महीने का हवाई जहाज का किराया देते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, लगातार बड़े बड़े इवेंट करते हैं, विज्ञापन देते हैं और करप्शन करने के नए नए तरीके खोजते हैं।
अब आप देखो कि एक व्यक्ति पर भी नेता प्रतिपक्ष जी ने 3-4 दिन पहले कहा था लगभग 50,000 रुपया कर्ज हो गया। ये किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है, दूसरे किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के मुकाबले 50,000 रुपया पर व्यक्ति कर्ज का हिस्सा आता है, जो पैदा होता है बच्चा उस पर भी और जो मरेगा उस पर भी। तो इस तरह का एक तरह से इन्होंने जो व्यवस्था बनाई, सीएजी की रिपोर्ट में भी ये कहा कि अब आप कर्ज लेने की स्थिति में नहीं। ये सरकार को निर्देश देने वाली जो सीएजी एक प्रणाली भारत सरकार ने ईजाद की, देश के संविधान ने की, उनने भी इस पर रोक लगाई। अब मोहन यादव जी की कहानी, 11 महीने में 30 बार कर्ज लिया। अगर आप नोट कर सको तो कर लो। इन्होंने 23 जनवरी को कर लिया 2500 करोड़ रुपया, 6 जनवरी को 3000 करोड़ रुपया, 20 जनवरी को 5000 करोड़ रुपया, 27 जनवरी को 5000 करोड़ रुपया, फिर 26 मार्च को 5000 करोड़ रुपया, फिर 6 अगस्त को 5000 करोड़ रुपया, फिर 27 अगस्त को 5000 करोड़ रुपया, फिर 24 दिसंबर को 5000 करोड़ रुपया, फिर 8 अक्टूबर को 5000 करोड़ रुपया, फिर 26 नवंबर को 5000 करोड़ रुपया। ये सब लिए 2023 में। अब 24 चालू हुआ तो 31 जनवरी को 2000 करोड़ रुपया, 7 जनवरी को 3000 करोड़ रुपया, 14 जनवरी को 3000 करोड़ रुपया फरवरी को, फिर 21 फरवरी को 3000 करोड़ रुपया, फिर 28 फरवरी को 3000 करोड़ रुपया, फिर 6 मार्च को 3000 करोड़ रुपया, फिर 14 मार्च को 2000 करोड़ रुपया, फिर 21 मार्च को 4000 करोड़ रुपया, फिर 28 मार्च को 1000 करोड़ रुपया, फिर मई चालू हो गया। मई में 30 मई को 2000 करोड़ रुपया, फिर 13 मई जून को 4000 करोड़ रुपया, फिर 12 सितंबर को 3000 करोड़ रुपया, फिर सितंबर 21 को 1000 करोड़ रुपया, फिर 26 सितंबर को 5000 करोड़ रुपया, फिर 3 अक्टूबर अभी 3000 करोड़ रुपया, 23 अक्टूबर को 1000 करोड़ रुपया, फिर 28 नवंबर को 2000 करोड़ रुपया, फिर 31 अक्टूबर पिछले 2000 करोड़ रुपया और 26 दिसंबर को 2000 करोड़। कहने का अर्थ ये है कि ये सिर्फ कर्ज की सरकार है, कर्ज की सरकार। और मोहन भैया इस कर्ज से इवेंट करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, परिवार को ले जाते हैं, अधिकारियों को ले जाते हैं, टूरिज्म करते हैं और ऐसी गाड़ी में बैठते हैं कि 250 किलोमीटर पर आवर चल रही है हवाई जहाज की स्पीड से। हम तो रह गए ऐसे ही देखते कि यार क्या टकरा देगा, क्या करेगा। कल बता रहे थे, एक वीडियो देख रहा था मैं उनका, ऐसी गाड़ी में बैठने के लिए वो एक कर्ज लेते हैं। ऐसी गाड़ी देखनी है उनको, सरकारी पैसे से कर्ज लेते हैं। तो करते क्या है, जनसंपर्क से हर महीने 1000 करोड़ रुपया, हर साल 1000 करोड़ रुपए के विज्ञापन देते हैं। 1000 करोड़ लगभग करते हैं। तो कोई इवेंट करते हैं, मंत्रियों के बंगले सुधरवाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। हर तरह की राजनीतिक मितव्ययता कैसे हो सकती है उस पर फोकस करके पैसा खर्च करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार से और सदन में भी हमारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।